हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एजुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज यू ओनली फेल व्हेन यू स्टॉप ट्राइंग। यानी कि आप तभी विफल होते हैं, आपकी हार तभी होती है जब आप प्रयास बंद कर देते हैं। अगर आप प्रयास करते रहें, है ना, तो आप कभी भी विफल नहीं होंगे, कहीं ना कहीं आपको जाके सफलता जरूर मिलेगी। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम भी स्टार्ट करते हैं आज का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। It proved to be a tale of so near and yet so far for Vinesh Fogart on a somber Wednesday in Paris। बोल रहे हैं ये एक ऐसी कहानी हो गई, विनेश फोगाट के लिए ऐसी कहानी हो गई कि एकदम छू के किसी चीज को गुजर गए, जीत उनके हाथ आते आते रह गई, इतने पास से भी सफलता हाथ से निकल गई। और कब हुआ ये? सोमवार। सोमवार मतलब उदास, बुधवार की शाम को, बुधवार के दिन। कहाँ पे? पेरिस में। The 29-year-old wrestler with roots in Haryana was in red hot form. Seemingly the force was with her in the women's 50 kg segment। बोल रहे हैं 29 साल की ये जो रेसलर है जिनकी रूट्स हरियाणा से, यानी कि जो हरियाणा शहर की, हरियाणा स्टेट की पैदाइश है, तो वो क्या थी? रेड हॉट फॉर्म में। रेड हॉट फॉर्म में मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट थी, उनकी फॉर्म जो है वो बहुत अच्छी चल रही थी, अच्छा गेम खेल रहे थे। और सीमिंगली द फोर्स वॉज विद हर, मतलब ऐसा लग रहा था कि वही जीतेंगी, वही प्रबल दावेदार थी विमेन की 50 kg वेट वाली सेगमेंट में। हाउएवर आवर्स बिफोर द समिट clash against Sarah Ann Hildebrandt of United States, Vinesh's Olympic dreams of winning a gold fizzled out। बोल रहे हैं लेकिन क्या हुआ कि कुछ ही घंटे पहले जब ये समिट क्लैश होना था, सैरा एन हिडलब्रैंड जो कि यूनाइटेड स्टेट है उनके अगेंस्ट में जब ये क्लैश होना था, तो विनेश फोगाट का ओलंपिक सपना जो है गोल्ड जीतने का, वो फ्रिजल्ड आउट मतलब धूमिल हो गया, फीका पड़ गया। ठीक है। इन द acutely razor sharp lines that distinguish weight categories especially in combat sports। acutely मतलब बहुत ही बारीक, रेजर शार्प मतलब बहुत ही इंटेंस, क्योंकि यहाँ पे वेट कैटेगरीज को बहुत ही इंटेंसली मापा जाता है। आपका 100 ग्राम बोल रहे कि 100 ग्राम वजन ज्यादा था, हमारे आपके लिए 100 ग्राम कितना होता है? कुछ भी मायने नहीं रखता। 100 ग्राम वजन, आप सब्जी वगैरह लेकर आते हो तो 100-200 ग्राम वो ज्यादा हो जाता है, 100 ग्राम 50 ग्राम तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके हम पैसे थोड़ी देते हैं ना, वो लेते हैं। बट यहाँ पे क्योंकि बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट टैली किया जाता है वेट कैटेगरी, खास तौर पे दैट डिस्टिंग्विश वेट, जो कि डिस्टिंग्विश करती है, यानी कि एक वेट कैटेगरी को दूसरी वेट कैटेगरी से डिफ्रेंशिएट करती है। और खास तौर पे कॉम्बैट स्पोर्ट्स में, कॉम्बैट यानी कि कुश्ती के मुकाबलों में, जिसमें हैंड टू हैंड आप बैटल कर रहे हैं, उन मुकाबलों में क्योंकि ये वेट बहुत ही ज्यादा मायने रखता है, तो इसलिए India's ace wrestler was found to be 100 grams above the stipulated 50 kg at 7:50 AM। तो क्या हुआ कि हिंदुस्तानी ये जो रेसलर है, एस मतलब उच्च कोटि के श्रेष्ठ रेसलर है, विनेश फोगाट के लिए बोला जा रहा है कि वो श्रेष्ठ रेसलर है हिंदुस्तान की, इनका वजन जब 7:15 सुबह नापा गया तो 50 ग्राम की जो रिक्वायर्ड निर्धारित मतलब निर्धारित सीमा थी उससे 100 ग्राम ज्यादा था। मैंडेटरी वे इन बिफोर द फाइनल बाउट। अब 7:15 पे क्यों किया गया? क्योंकि ये मैंडेटरी है, ये अनिवार्य वे इन यानी कि वेट का माप है, जो कि फाइनल बाउट मतलब मुकाबला, फाइनल मुकाबले से पहले होता है। This was heartbreak of the extreme kind for the athlete, and effect rippled through an expectation, hoping गोल्ड। बोल रहे हैं बहुत ही तोड़ देने वाली घटना थी, दिल दुखाने वाली घटना थी, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का यहाँ पे एथलीट का जो देखा गया कि उसका भी बहुत ज्यादा दिल टूट गया, इतना ज्यादा उनको ये निराशावाद लगा कि उनने रिटायरमेंट घोषणा कर दी इसके बाद में। और फ्यूनरल इफेक्ट यानी कि पूरे देश भर में, एक ऐसे देश, एक्सपेक्टेड नेशन मतलब एक ऐसा देश जो उम्मीद कर रहा था गोल्ड या कम से कम सिल्वर की, उस पूरे देश में शोक की लहर घूम गई। Having weighed 49.90 kg on Tuesday morning, अब ट्यूसडे को उनका मैच था, ट्यूसडे को जब उनका मैच था तो उनका वेट 49.90 kg था। विनेश एक्वायर्ड अ मैसिव हैलो थ्रू द डे,
तो मैसिव हैलो, हैलो क्या होता है, जो पीछे एक प्रभा मंडल होता है। तो बोल रहे हैं कि उन्होंने दिन में अपनी ऐसी छवि छोड़ी कि पूरे देश भर में उनकी गूंज हो गई। toppling defending champion Yui Sasaki of Japan and eventually getting past Cuba's Yusnelis Guzman Lopez in the semi-final। बोल रहे हैं कि उन्होंने कैसे अपनी प्रभा छोड़ी, कैसे उन्होंने आभा मंडल का विस्तार किया अपने, कि उनने टॉपल करा मतलब हराया। किसको हराया? डिफेंडिंग चैंपियन, यानी कि पिछले जो ये हुए थे ओलंपिक्स, उनकी जो गोल्ड मेडलिस्ट थी यूई सुसाकी ऑफ जापान, उनको हराया। और उसके बाद में क्यूबा की यूसनेलिस गजमैन लोपेज को उन्हें सेमीफाइनल में हराया। ठीक है। एट द मिक्स्ड मीडिया जोन मतलब कि जहाँ पे बहुत सारे देशों के अलग अलग लोगों के अलग अलग शहरों के मीडिया ग्रुप्स जहाँ पे मौजूद थे, विनेश वेव टू द स्क्रिप्ट्स बट रिफ्रेन फ्रॉम हैविंग अ चैट। उन्हें जहाँ पे वो लोग बैठे हुए थे उनको हाथ तो हिला के उनका अभिवादन किया, बट उनसे बातचीत नहीं की। द अलार्म बेल्स though were ringing loud and clear within the Indian contingent as Vinesh and her support staff were conscious about her latest weight being 52.7 kg। लेकिन जो हिंदुस्तान का खेमा था उसमें चिंता की घंटी तो पहले ही बज रही थी। ठीक है, विनेश के लिए भी और इंडियन पूरा कंटिजेंट जो था, इंडियन पूरी टीम थी, उसके लिए चिंता की घंटी पूरी बज रही थी, उनके सपोर्ट स्टाफ के लिए, क्योंकि उनका जो वेट था अभी हाल ताजा वेट था जो 52.7 केजी हो गया। 50 केजी वेट कैटेगरी में वो लड़ रही हैं, 52.7 केजी उनका वेट हो गया। The ensuing night was all about pursuing a crash course and losing extra kilos। तो जो फिर आगे वाली रात थी, जो रात थी, ये पूरा उनने क्या किया, पूरी रात उनने क्या किया, क्रैश कोर्स किया। क्रैश कोर्स मतलब थोड़े समय के लिए जो कोर्स होता है वो किया। किसके लिए? जो एक्स्ट्रा किलोज उनके बढ़ गए थे उसको कम करने के लिए। Extreme measures such as starvation, water being ignored, frenetic exercises and induced nausea were all attempted। अब बोल रहे हैं बहुत कठोर उनने यहाँ पे तरीके अपनाए। उनने भूखे रहे, वो सारा दिन रात भूखे रहे, पानी नहीं पिया। फ्रैंटिक एक्सरसाइज यानी कि बहुत ही हेक्टिक, बहुत ही इंटेंस एक्सरसाइजेज उनने की। इंड्यूस नॉजिया मतलब खुद से अपने आप से वॉमिट करने की कोशिश करना, चाहे आप फिंगर्स अपने मुंह में डाल के, गले में डाल के करें, या फिर कुछ और चीज डाल के, या कुछ लिक्विड ऐसा पी के जिससे कि आपको वॉमिट आ जाए, तो उन्हें वॉमिट करने की कोशिश करी, ये सब चीजें करें। इवन इंसोम्निया अकर्ड, फिर उनको क्या हुआ था, अनिद्रा भी हो गई थी, उनको नींद क्योंकि उनकी पूरी नहीं हुई थी तो वो भी हो गया उनको। स्टिल द वेइंग मशीन डिड नॉट बज ऑन वेडनेसडे मॉर्निंग। फिर भी जो वेइंग मशीन थी वो हिली नहीं, उसने तो जरा से भी शिफ्ट नहीं किया। बज मतलब जरा सा भी मूवमेंट नहीं दिखाया वेडनेसडे की सुबह को। विद एन ओरिजिनल बॉडी वेट ऑफ अराउंड 55 kg। अब यूजुअली हम लोग बीएमआई की बात करते हैं। बीएमआई क्या होता है कि हमारा बॉडी मास इंडेक्स क्या होना चाहिए, हमारी हाइट जितनी है उसके अकॉर्डिंग हमारा वेट साइंटिफिकली डिफाइंड है कि इतनी हाइट है, अगर आपकी 5 फीट हाइट है तो आपका 5 kg तक वेट होना, 50 kg तक वेट होना चाहिए, ऐसे डिफाइंड है। तो जो उनकी हाइट के अकॉर्डिंग उनका वेट है वो आमतौर पे 55 kg रहता है। इससे पहले वो गेम भी इसी में खेलती थी। 55 kg वाली कैटेगरी अगर कोई होगी तो उसी में खेलती होंगी, 53 में होगी तो उसमें खेलती होंगी। लेकिन इस साल उन्होंने क्या किया कि वो 50 kg में वेट ये रेसलिंग कर रही थी। इट वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी दैट Vinesh even attempted to compete in 50 kg bout after finding her regular 53 kg spot resting with the emerging अंतिम पंखाल। हुआ क्या कि जो 53 kg में वो अक्सर लड़ा करती थी, वेट कैटेगरी में जो अक्सर वो खेलती थी, उसको वो स्पॉट एक नए प्लेयर है अंतिम पंघल, उनके लिए वहां पे उनने अपनी जगह बना ली। तो विनेश को क्या करना पड़ा, विनेश ने बोला कि चलो ठीक है मैं 50 kg में खेलती हूँ। उनका आमतौर पे वेट 55 kg रहता है, 55 से 2 किलो कम करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, 53 पे वो आ सकते थे। लेकिन उन्हें 5 किलो अपना वजन कम करा और उसके बाद में उसी वजन के अंदर में उनको रहना था। अब होता क्या है, जब मैच वगैरह खेलते हैं तो बंदा थक जाता है, पानी बहुत पीता है। विनेश के साथ में भी यही हुआ, उनकी बॉडी में पानी रह गया, निकला नहीं, क्योंकि वो इतना थक चुके थे, बॉडी से पसीने के जरिए इतना पानी निकल चुका था कि वो पानी रह गया। 2 किलो वजन बढ़ गया, 2 किलो 700 कुछ ग्राम वजन उनका बढ़ गया।
तो उन्होंने एक रात के अंदर 2 किलो पूरा वजन अपना कम किया, फिर भी 100 ग्राम ज्यादा निकला। तो ये काफी हैरानी वाली बात है, और जिस तरीके से विनेश ने एक रात के अंदर 2 किलो वजन कम करा, ये बहुत ही सराहनीय बात है। ठीक है। द यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, द स्पोर्ट्स गवर्निंग बॉडी इज क्लियर अबाउट द रूल्स पर्टेनिंग टू बॉडी वेट। बोल रहे हैं कि जो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, जो कि इस स्पोर्ट को गवर्न करने वाली बॉडी है, वो बिल्कुल स्पष्ट है अपने बॉडी वेट के नियमों को लेकर। इफ एन एथलीट फेल्स द वे इन, ही और शी विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द कॉम्पिटिशन एंड रैंक लास्ट। कि अगर कोई भी एथलीट वे इन यानी कि जब माप होता है वजन का, तब अगर फेल हो जाता है, विफल हो जाता है कैटेगरी तय मानकों से, तो उसको, या चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, उसको कंपटीशन से एलिमिनेट कर दिया जाएगा और लास्ट रैंक मिलेगा। In the larger scheme, Vinesh's charge towards the podium, victor's podium, even if it culminated in despair, was seen as a metaphor for a larger battle that she and other wrestlers waged against the former Wrestling Federation of India chief Brij Bhushan Saran Singh. अब देखो हुआ क्या कि यहाँ पे वो खेल के मैदान में वहां पे हारी भी नहीं, उनका मौका छीन लिया गया, कुछ गड़बड़ी हुई उसकी वजह से उनका मौका छीन लिया गया। लेकिन जैसे ही ये बात आई तो उनको एक विजेता, जब उनने अपनी जो पिछले बार की जो डिफेंडिंग चैंपियन थे उनको हराया, तो उनको एक विजेता के तौर पे देखा गया, ना सिर्फ उस स्टेडियम के अंदर, ना सिर्फ उस अरेना के अंदर, बॉक्सिंग रिंग के अंदर, रेसलिंग रिंग के अंदर, बल्कि उनको एक विजेता देखा गया जो उन्होंने और बाकी रेसलर्स ने, जो पिछले रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ थे बृजभूषण शरण सिंह, उनके अगेंस्ट में सेक्सुअल हरासमेंट के जो केसेस थे और उनका आरोप था, उसमें जो उनने आंदोलन किया था लड़कियों ने, महिला पहलवानों ने, तो उसकी जीत के तौर पे भी देखा गया। ठीक है। तो वही चीज बोल रहे हैं कि हो सकता है बड़े पैमाने पे अगर हम देखें, व्यापक तौर पे देखें, तो विनेश का जो विक्टर पोडियम की तरफ जो प्रगति थी, अगर मान लो वो रुक भी गई, कल्मिनेट भी कर दी गई, रुक भी गई, खत्म भी होगी उनकी ये जो कुश्ती की विक्टर पोडियम तक का सफर था, वो खत्म भी हो गया, तो भी इसको मेटाफोरिकली मतलब कि रूपक के तौर पे, किसके रूपक के तौर पे देखा जा रहा है? बड़ा जो उनने युद्ध लड़ा था, रेसलर्स जो वेज करे थे, यानी कि संघर्ष किया था उनने, किसके अगेंस्ट में? फॉर्मर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ बृजभूषण शरण सिंह के साथ में जो उनने लड़ाई करी थी, उसकी जीत के तौर पे देखा जा रहा है, उस बड़े बैटल के तौर पे इसको देखा जा रहा है। The allegations of sexual harassment centered around Brij Bhushan cleaved India's sporting heart. बोल रहे हैं जो आरोप लगे थे इनके ऊपर, बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर सेक्सुअल हैरासमेंट के, इसने क्या किया? क्लीव करा मतलब तोड़ा, हिंदुस्तान के खेल का जो रूह थी, दिल था, वो तोड़ दिया। बट an administrative system leaning on patriarchy rebuffed the wrestlers up before attempting a belated cleanup. लेकिन जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसने क्या किया, इस पूरी चीज को रेसलर्स का जो पूरा ये प्रयास था उसको फिर अस्वीकार कर दिया, क्योंकि हमारी जो पूरी मानसिकता है वो पेट्रियार्की है। पेट्रियार्की यानी कि पुरुष प्रधान हमारा देश है, हमारी विचारधारा है, तो हमने उस पुरुष को गलत ठहराने से साफ ही इनकार कर दिया। लेकिन अटेम्प्टिंग अ बिलेटेड क्लीनअप, लेकिन बाद में उसको साफ करने की मंशा से कि हमारी छवि खराब हो रही है, तो उस मंशा से फिर उनको हटा दिया गया। Seen through that prism, the overwhelming angst over Vinesh's exit is understandable. बोल रहे हैं तो उस नजरिए से अगर हम देखें, तो उस दृष्टिकोण से देखें, तो ये जो इतना ज्यादा इंटेंस आक्रोश, चिंता विनेश के एग्जिट के ऊपर आ रहा है दुनिया देश भर से, वो समझ में आता है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। हम इस लड़ाई को केवल रेसलिंग एरेना से जोड़कर नहीं देख रहे, पूरा जो उनका स्ट्रगल रहा पिछले साल में उससे भी जोड़ के देख रहे हैं। रूल्स आर सेक्रोसेंट मतलब पवित्र है, सेक्रेड है, रूल्स ही सर्वोपरि है। एंड विनेश फाउंड हरसेल्फ एट द रॉन्ग एंड, और विनेश गलत जगह पे खड़ी अपने आप को पाती हैं। एंड हर रिटायरमेंट अनाउंसमेंट हैज लेफ्ट इंडियन स्पोर्ट पुअर, और जिस तरीके से उनकी रिटायरमेंट की घोषणा आई है उसने हिंदुस्तान के खेल को और गरीब बना दिया है। while she still awaits the verdict of authorities over her appeal for a joint silver medal consideration, फिर भी विनेश ने अथॉरिटीज से ये गुहार लगाई है
कि भाई आप मेरे को जॉइंट सिल्वर मेडल के लिए जरूर कंसिडर करें, उसका भी नतीजा आना बाकी है, उसका वो वेट कर रही हैं। तो एटलीस्ट कम से कम अगर ये हो जाता है तो विनेश फोगाट एटलीस्ट हमारे लिए एक सिल्वर ले आएंगी, जो कि वेल डिजर्विंग है। ऐसा नहीं है कि उनको खैरात में मिला है, वो वेल डिजर्व करती हैं ये सिल्वर मेडल अगर उनको दिया जाता है तो। ऐसा नहीं है कि कोई बोल दे कि भाई उनको खैरात में दे दिया या उनको ऐसे ही दिल रखने के लिए दे दिया, क्योंकि उनने फाइट करी है, पहले ही पहली महिला बनी थी वो फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करने वाली, ठीक है, फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला बनी थी। तो दैट मीन्स वो डिजर्व करती हैं एटलीस्ट एक सिल्वर। अगर उनको दिया जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी, स्वागत योग्य बातें होगी, लेकिन अगर नहीं भी दिया जाता है तो उनकी रैंकिंग लास्ट आएगी और एक हम बहुत उभरते हुए चैंपियन को बाहर अपने स्पोर्ट्स के एरिना से बाहर देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये था पैसेज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछ रहा है विच फैक्टर लेड टू विनेश फोगाट्स डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम फाइनल बाउट इन 50 kg रेसलिंग कैटेगरी। बोल रहे किस कारण से वो फाइनल जो मैच था, बाउट मतलब मुकाबला, फाइनल मुकाबला जो था 50 kg रेसलिंग कैटेगरी से, उससे डिस्क्वालीफाई हो, उनका 100 ग्राम वजन लिमिट से ज्यादा था। शी वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ डोपिंग, उनके ऊपर दोषारोपण था किस चीज का, डोपिंग का। ये डोपिंग क्या होता है, ड्रग्स का, ठीक है, तो इनकरेक्ट है। शी एक्सीडेड द वेट लिमिट बाय 100 grams, ऑप्शन बी इज करेक्ट। Why did Vinesh Fogart have to compete in 50 kg weight category instead of her regular 53 kg category? तो क्यों उनको 53 जिसमें वो आमतौर पे लड़ती थी, कुश्ती करती थी, उससे हटके 50 kg में जाना पड़ा? क्योंकि 53 kg जो है एक दूसरे रेसलर का स्पॉट हो गया था, वो किसी दूसरे रेसलर ने उसके लिए क्वालिफाई कर लिया था। The 53 kg was removed from competition. Competition से तो नहीं हटाया गया। She wanted to challenge herself with lower weight category. ऐसा भी नहीं है, उनको कोई ऐसा शौक नहीं था कि मैं भी और ज्यादा दुनिया को दिखा दूं कि मैं 50 kg में भी लड़ सकती हूँ, मैं चैलेंज करूंगी खुद को, ऐसा तो नहीं था। The 53 kg category spot was taken by another wrestler. Option C is correct. एक दूसरे उभरते हुए रेसलर अंतिम नाम के हैं, उन्होंने 53 kg के लिए क्वालिफाई कर लिया, इसलिए उनको दे दिया गया, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। What was the larger battle that Vinesh Fogart's struggle in the competition symbolize? बोल रहे हैं जो एक बड़ा युद्ध विनेश फोगाट के स्ट्रगल में देखा गया कंपटीशन का, किसको वो दर्शाता है? तो जो उनका स्ट्रगल था रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ के अगेंस्ट में फॉर द एलिगेशंस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, उसके बड़ी जीत के तौर पे इसको देखा जा रहा था। The fight against doping in sports, incorrect है। The battle of gender equality in wrestling, no. The wrestlers struggle against the former Wrestling Federation of India's chief, option C is correct. What extreme measures did Vinesh Fogart and her team take in an attempt to make weight फॉर द 50 kg कैटेगरी? कि भाई उनने क्या एक्सट्रीम कदम उठाए 50 kg के अंदर में अपना वेट रखने के लिए? तो उन्होंने भूखे रहे, पानी नहीं पिया, डिहाइड्रेटेड हो गए वो, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम एक्सरसाइज करी, इंटेंस एक्सरसाइज करी और इंड्यूस्ड नोजिया। इनफैक्ट विनेश ने अपने बाल तक कटा दिए कि जो 100-200 ग्राम इसका वजन होगा वो भी वो निकल जाए, बालों का भी वजन निकल जाए, तो बाल तक भी कटा दिए। सो intense training sessions and increased hydration, incorrect है। starvation, dehydration, frantic exercises and induced nausea, option B is correct. What does the passage suggest about the impact of Vinesh Fogart's disqualification of Indian sports? बोल रहे हैं पैसेज क्या दर्शाता है विनेश फोगाट के डिस्क्वालिफिकेशन जो हुआ उसको इंडियन स्पोर्ट्स के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो भाई देखो, इंडियन स्पोर्ट ने एक बहुत बड़ा स्टार प्लेयर खो दिया, उनका करियर एक तरीके से उन्होंने बोला कि भाई मैं रिटायरमेंट ले रही हूँ, तो उनका करियर खत्म है, ठीक है, करियर खत्म है और हम एक बहुत अच्छे प्लेयर को खो देंगे। It highlighted the need for better weight management practices, incorrect है। It was seen as a minor setback with little impact, impact इसका बहुत गहरा हुआ है। It symbolized the end of her career and a loss for Indian sports, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सबसे बड़ी यहाँ पे जो एक
परेशानी की बात निकल कर आ रही है कि हर एक टीम जो है अपने फिटनेस कोचेस के साथ साथ में डाइटिशियंस को भी लेकर गए। हिंदुस्तानी टीम क्यों नहीं लेकर गई? इनफैक्ट यूएस की टीम अपने एथलीट्स की मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए कुत्ता तक लेकर गए, एक डॉग तक लेकर गए हैं, और इंडिया की तरफ से ऐसे तक प्रयास नहीं किए गए कि डाइटिशियन प्लेयर्स के लिए जरूरी है। फिर हम संसद में बैठ के गिनाते हैं कि हमने इतना खर्चा एक प्लेयर के ऊपर कर दिया, तो आपने जो इतना पैसा देश का लूट लिया उसको भी तो गिनाओ ना। उसको तो गिनाएंगे नहीं। जहां से गोल्ड मेडल्स आने की चांसेस है उसका पैसा आप गिना रहे हो, आप क्या खैरात दे रहे हो? दूसरी चीज, आपने डाइटिशियन क्यों नहीं भेजा? क्यों एक डाइटिशियन की वहां पे कमी थी, फिजिकल ट्रेनर की कमी थी, ऐसा क्यों हुआ? राइट? If we look at the global population, out of every 6 persons living in this world, one is an Indian. बोल रहे हैं अगर हम दुनिया भर की पॉपुलेशन की तरफ देखें तो दुनिया भर में हर 6 में से एक व्यक्ति हिंदुस्तानी है, एंड डैश अ चाइनीज। 1 है तो अनदर क्या होगा? चाइनीज होगा। 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें से एक व्यक्ति हिंदुस्तानी है, दूसरा व्यक्ति चाइनीज है, तो वन अनदर। सेकंड क्यों नहीं आएगा? फर्स्ट अगर बोलते कि हर फर्स्ट पर्सन हिंदुस्तानी है तो बोलते सेकंड पर्सन क्या है? चाइनीज है, लेकिन यहाँ पे वन अनदर की बात की जा रही। The population of Pakistan is very dash and account for roughly about 1/10 of China और India। तो कम है उनकी population, is very low हो सकता है, और केवल 1/10 चाइना और या हिंदुस्तान का 10/1वां हिस्सा ही 1/10 हिस्सा बनाता है। जितनी भी हिंदुस्तान या चाइना की पॉपुलेशन है उसका 1/10 हिस्सा कितना है? पाकिस्तान है। एंड though China is the largest nation and geographically dash the largest area among the 3 nations, its density is the lowest। बोल रहे हैं कि हालांकि चाइना सबसे बड़ा देश है, ज्योग्राफिकली इनके पास में सबसे ज्यादा एरिया है तीनों नेशंस में से, इंडिया पाकिस्तान चाइना में से, बट इनकी जो डेंसिटी है वो सबसे कम है। डेंसिटी यानी कि घनत्व यानी कि कितने लोग कितने एरिया को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो ज्यादातर एरिया हिमालयन रेंजेस का इनका चला जाता है, फिर बीच में डिजर्ट एरिया आ जाता है, ड्राई डिजर्ट जिसको बोलते हैं, कोल्ड डिजर्ट, वैसा एरिया आ जाता है। तो इनके पास में जो रेजिडेंशियल एरिया है, रिहायशी इलाका है, वो बहुत थोड़ा सा है। तभी तो ये अरुणाचल के लिए लड़ते रहते हैं हमारे साथ में कि हमें अरुणाचल चाहिए, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा रिवर वहां पे है, वहां पे इनको फायदा रहेगा कि भाई इनकी इरिगेशन वगैरह सही रहेगा और सारी फैसिलिटीज, तो उस इलाके को लिए लड़ते रहते हैं। तो इनकी डेंसिटी बड़ी लो है। Scholars point out the one child dash in China, तो one child क्या थी? पॉलिसी थी लेट 1970s as the major reason for low population growth। बोल रहे हैं स्कॉलर्स ने इशारा किया कि जो चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी थी 1970 के दौरान में, वो एक बहुत बड़ा कारण है चाइना की घटती हुई पॉपुलेशन ग्रोथ का। They also state that this measure led to a dash in sex ratio। तो गिरावट आई होगी सेक्स रेशो में। उन्होंने कहा कि इससे ये भी हुआ कि जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने ये भी कहा कि इससे क्या हुआ, उनके सेक्स रेशो में भी गिरावट आई। द सेक्स रेशो क्या है? प्रोपोर्शन ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, कितनी महिला है प्रति 1000 पुरुषों के कंपैरिजन में, रेशो क्या है उनका, उसको बोलते हैं सेक्स रेशो। ठीक है, चलिए देखते हैं। इफ वी लुक एट ग्लोबल पॉपुलेशन, 1 out of every 6 persons living in this world, 1 is an Indian and dash a Chinese। सेकंड नहीं आएगा, मैंने आपको बताया क्यों नहीं आएगा। ठीक है, अनदर दूसरा व्यक्ति कौन है? चाइनीज है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। The population of Pakistan is very dash and accounts for roughly about 1/10 of China और India। क्या है उनकी पॉपुलेशन? बहुत ज्यादा स्मॉल है। स्मॉल मतलब थोड़ी सी है, बहुत छोटी है। ऑब्सक्योर मतलब अस्पष्ट है। मच मतलब बहुत अधिक है, और लिटिल मतलब थोड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? उनकी पॉपुलेशन बहुत स्मॉल है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। Though China is the largest nation and geographically dash the largest area, rents मतलब किराए पर लेना किसी चीज का। ठीक है, lodges मतलब निवास करना, grasp मतलब पकड़ना, occupies मतलब जहाँ पे घेरा, जो जहाँ जिस स्थान पे आप रह रहे हैं वो, तो occupies मतलब इनके पास सबसे बड़ा एरिया है। अगर हम उसमें देखें, मैप में देखें, तो चाइना के पास में सबसे ज्यादा एरिया है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट।
Scholars point out the one-child dash in China in the late 1970s as the major reason for low population growth. तो scholars ने point out किया है कि जो one child policy थी, policy यानी कि कानूनी प्रावधान, एवरेज मतलब औसत, ऑर्डियल मतलब कुछ गलत एक्सपीरियंस, कुछ दुखदायक कष्टदायक एक्सपीरियंस, स्टैट्यूट मतलब लॉ, प्रावधान, स्टैंडर्ड मतलब मानक। तो यहाँ पे उनका लॉ था ना, ये प्रावधान था वन चाइल्ड पॉलिसी वाला, सो ऑप्शन सी स्टैट्यूट इज करेक्ट। They also state that this measure led to a dash in sex ratio, सस्पेंशन मतलब किसी को निष्कासित कर देना, निलंबित कर देना, डिक्लाइन मतलब कमी आना, डिमिनिश मतलब घटाना, फेलियर मतलब विफल होना। तो यहाँ पे टू लेड टू अ डिक्लाइन, उसमें कमी आई है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। लूज हार्ट का मतलब होता है हिम्मत हार जाना, ठीक है। तो टू बिलीव इन योर सक्सेस इनकरेक्ट है, टू गेट सक्सेस बाय बिलीविंग इन योर सेल्फ नो, टू बी सस्पिशियस ऑफ योर सक्सेस अपनी जीत के लिए थोड़ा अनिश्चित होना, थोड़ा दुविधा में पड़ जाना, इनकरेक्ट है। टू स्टॉप बिलीविंग दैट यू कैन सक्सीड, ऑप्शन डी इज करेक्ट। वेदर वी वॉन्ट टू एडमिट इट और नॉट, करेक्ट, जहां पे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है वो बताना है। वी ऑल विश एवरी वन वुड लाइक अस, वर्ड्स क्या क्या है, एडमिट, विदर, तो यानी कि एडमिट के स्पेलिंग तो करेक्ट है, वेदर की स्पेलिंग इनकरेक्ट है। वेदर यानी कि चाहे हम माने, ये वो वाला वेदर नहीं है जो मौसम वाला वेदर होता है, वो होता है WEATHER, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चाहे ना चाहे वाली बात है, वेदर वी वॉन्ट टू एडमिट, चाहे हम एडमिट करना चाहे इसको या ना करना चाहे, तो क्या होता है WHETHER, वेदर, ठीक है। क्या होंगे करेक्ट स्पेलिंग, ऑप्शन डी। स्लिप योर माइंड, ये इसका अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है। स्लिप योर माइंड मतलब दिमाग से निकल गया, आप क्या बोलते, आपकी मम्मी ने कुछ, अरे मम्मी दिमाग से निकल गया, मतलब आप भूल गए, राइट। फॉरगेट अबाउट समथिंग, ऑप्शन ए इज करेक्ट। देयर वॉज अ लार्ज स्नेक फाउंड इन द गार्डन लास्ट इवनिंग, बोल रहे हैं कि वहां पे एक बहुत बड़ा स्नेक पाया गया। अब देयर मतलब होता है पर्सन के बताता है बिलोंगिंगनेस, की उनका, किसी व्यक्ति का, तो उनका स्नेक तो नहीं पाया गया, वहां पे पाया गया ना, तो देयर मतलब जगह की बात करें, THERE, देयर वॉज अ लार्ज स्नेक फाउंड इन द गार्डन लास्ट इवनिंग। देयर वॉज द लार्ज स्नेक, द नहीं आएगा, एक पाया गया, सबसे बड़ा स्नेक थोड़ी पाया गया, और द के साथ में लार्जर कंपैरेटिव डिग्री नहीं आएगा। देयर वॉज द लार्जर, अगेन लार्जर नहीं आएगा। देयर वॉज नॉट अ लार्ज स्नेक, इनकरेक्ट है। देयर वॉज अ लार्ज स्नेक, ऑप्शन डी इज करेक्ट। The city's infrastructure was ill-equipped to handle the influx of dash during the peak season, बोल रहे हैं। जो सिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो इल इक्विप्ड था, यानी कि उसमें इतने संसाधन नहीं थे कि अगर भारी मात्रा में, पीक सीजन में भारी मात्रा में इन्फ्लक्स यानी कि लोगों का आगमन हो, विजिटर्स का आगमन हो, तो वो उसको हैंडल कर सके। अब यहाँ पे विजिटर्स का हमें सिनोनिम बताना है। विजिटर्स कौन होते हैं, टूरिस्ट, सिटीजन्स तो रेजिडेंट्स होते हैं, जो वहीं रहते हैं, वहीं के नागरिक हैं। रेजिडेंट्स भी वही है, नेटिव्स भी मतलब जिस किस पर्टिकुलर जगह के मूल निवासी हो गया, टूरिस्ट हो गए, विजिटर्स जो घूमने फिरने आए हैं, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। The prison is euphemistically called a rehabilitation center. Euphemistically का मतलब होता है कि इसको सिंबलाइज किया गया है। आप करें सीधे तौर पे कठोर शब्द अगर नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप यूफेमिज्म्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है जो दिमागी तौर पे बीमार है, तो हम उसको ये नहीं, कई बार किसी को बुरा ना लगे तो ऐसे नहीं बोलेंगे कि भाई वो पागल है, क्या बोलेंगे, या तो वो दिमागी तौर पे बीमार है, कोई समझ सकता है तो ये बोल देंगे, नहीं तो बोलेंगे कि यार वो लड़का सीधा है थोड़ा, उसको ना कुछ है, वो थोड़ा सीधा है, बोलते हैं ना छोरो सिद्धो है, मतलब कि वो लड़का मेंटली थोड़ा ठीक नहीं है, राइट। तो ये क्या हो गया, यूफेमिज्म की बंदे को कड़वा ना लगे, हम उसकी निंदा ना करें, निरादर ना करें, ये हो गया यूफेमिज्म। तो प्रिजन जो है उसको यूफेमिस्टिकली क्या बोला जाता है, रिहैबिलिटेशन सेंटर, सुधार गृह बोला जाता है तो वो जेल, लेकिन बुरा ना लगे कि वो जेल गया है तो क्या बोलेंगे, सुधार गृह गया हुआ है, ठीक है। तो रिहैबिलिटेशन के स्पेलिंग में डबल एल नहीं आता, क्या होता है,
REHABILITATION, ये होता है रिहेबिलिटेशन की स्पेलिंग। REHABILITION होगा ना, इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, HA आएगा। रिहेबिलिटेशन ऑप्शन सी इज करेक्ट। Rimjim received a children's very illustrated colorful atlas on her 10th birthday। अब ये जो अंडरलाइन पार्ट है ना, ये पूरा जम्बल कर दिया गया हुआ है। रिमझिम को एक बच्चों की बहुत इलस्ट्रेटेड कलरफुल एटलस मिली। करेक्टली क्या बोलेंगे? रिमझिम को एक बहुत कलरफुल इलस्ट्रेटेड बच्चों की एटलस। क्या आएगा? अ वेरी कलरफुल इलस्ट्रेटेड, अ वेरी इलस्ट्रेटेड कलरफुल चिल्ड्रंस एटलस नहीं, अ वेरी इलस्ट्रेटेड कलरफुल एटलस चिल्ड्रन नहीं, अ वेरी कलरफुल इलस्ट्रेटेड चिल्ड्रंस एटलस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्योंकि जब एक साथ दो तीन एडजेक्टिव आ रहे हैं तो उनका करेक्ट फॉर्म क्या होता है लिखने का, कि पहले आप बताएंगे उसकी क्वालिटी, ठीक है? तो क्वालिटी कहाँ से पता चलेगी? वेरी से पता चलेगी। फिर उसकी आप बताएंगे कंडीशन, ठीक है? कंडीशन कैसे पता चली? इलस्ट्रेटेड से पता चलेगी। फिर उसका बताएंगे पर्पस, किसकी है? बच्चों की है, राइट? और क्या है? एटलस है। तो अ वेरी कलरफुल इलस्ट्रेटेड चिल्ड्रंस एटलस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। प्लीज टेक मैनी एज यू वॉन्ट, तुम किसी व्यक्ति को बोल रहे हो कि तुम्हें जितने चाहिए उतने ले जाओ, ठीक है? कोई भी जैसे मान लो आपके पास एप्पल्स हैं, आपके नॉर्थ से ताजा ताजा एप्पल लेकर आए हैं गोल्डन वाले, कोई व्यक्ति बोल रहे हैं कि मुझे तो बड़े पसंद है, तो आप उसको बोल रहे हैं कि तुम्हें जितने चाहिए उतने ले जाओ, खा लो तुम, ठीक है? तो मैनी मतलब बहुत सारे, लेकिन आप उसको बोल रहे हैं एज, तो बहुत सारे मतलब वो पूरी पेटी उठा के ले गया तो तुम्हारा लाने का क्या फायदा हुआ? तो आप उसको बोल रहे हैं जितने तुम्हें चाहिए, तुम्हें जितने पसंद है उतने ले जाओ, ठीक है? टू मच, टू मच मतलब बहुत ज्यादा। मच ऑफ, मच ऑफ भी मतलब बहुत ज्यादा से ही रिलेटेड है। और एज मच, जितने तुम्हें चाहिए, एज मच एज यू वॉन्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। डैश इज अ रेड कलर्ड रूट वेजिटेबल, बीट रूट की बात की जा रही है। बीट रूट के स्पेलिंग क्या होते हैं? BEETROOT, ठीक है? क्योंकि ये जो है एक लाल रंग का रूट वाला वेजिटेबल है, यानी कि बीट रूट। बीट जो है वो लाल रंग का रूट वाला वेजिटेबल है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये बीट कौन सी होती है? किसी को मारना, पीटना, ठीक है? ये होता है बीट, यानी कि मन का, जो मोती वगैरह होते हैं, बीट। और ये होता है बिट, मतलब टुकड़ा। तो क्या हो गया? ऑप्शन सी, बीट इज करेक्ट। लेथार्जिक, लेथार्जिक मतलब बड़ा सुस्त सा, ढीला ढाला सा, आलसी या फिर थका हुआ, ठीक है? थकाने वाला। एंटोनिम क्या हो जाएगा? बहुत ही एक्साइटेड, एक्टिव, चुस्त दुरुस्त, है ना? एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्ट, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट मतलब बहुत दिमाग वाला है, बहुत बुद्धिमान है। एग्जॉस्टेड थका हुआ, एक्टिव चुस्त सक्रिय, क्यूट, क्यूट मतलब प्यारा सा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी एक्टिव इज करेक्ट। आई होप यू हैव इंजॉइंग योर सेल्फ एट द पार्टी टू नाइट। पार्टी कब होनी है? आज रात को होनी है, अभी हुई नहीं है। इंजॉइंग जो है वो बता रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जब पार्टी हुई ही नहीं है तो आप प्रेजेंट में उसको, वो भी कंटिन्यूअस फॉर्म में, कैसे एंजॉय कर सकते हैं? नहीं कर सकते, इनकरेक्ट हो गया। होनी है रात को, तो आप उम्मीद जता रहे हैं। आई होप, होप मतलब उम्मीद जता रहे हैं कि तुम्हें शाम, आज रात की जो पार्टी है उसमें तुम अपने आप को एंजॉय करो, तुम्हें मजा आए, ठीक है? तो क्या आएगा? आई होप यू enjoy yourselves, ठीक है? सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। बोथ द क्रिमिनल्स वर क्रूअल एंड डैश, क्रिमिनल क्रूअल के साथ साथ में नेगेटिव ही होगा। वॉर्म मतलब स्नेह जताने वाला, ठीक है? गर्म जोशी दिखाने वाला। आप जब आए कहीं पे तो उसका बड़ा वार्म वेलकम किया, यानी कि गर्म जोशी से आपका स्वागत किया, तो ये तो करेक्ट नहीं बैठेगा। सिंपैथेटिक, सहानुभूति रखने वाला, ये भी करेक्ट नहीं बैठेगा। डिलिजेंट, डिलिजेंट मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत बारीकी से, डिटेल से अपना काम करता है, सावधानी से अपना काम करता है, वो भी यहाँ पे नहीं बैठेगा। ब्रूटल, ब्रूटल मतलब क्रूअल, बड़ा ही गंभीर या फिर निर्दयी, ठीक है? तो क्रूअल के साथ में ब्रूटली फिट बैठेगा क्योंकि दोनों नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। सो ऑप्शन ए ब्रूटल इज करेक्ट। इम्प्लीकेट, इम्प्लीकेट मतलब फंसाना, किसी क्राइम में फंसाना, ठीक है? तो इसका सिनोनिम क्या होगा? कंप्लेन, कंप्लेन मतलब आरोप लगाना। इंटेरोगेट, इंटेरोगेट मतलब जांच पड़ताल, पूछताछ करना। कंफ्यूज मतलब उलझाना। एक्यूज मतलब आरोप लगाना। तो इम्प्लीकेट मतलब भी फंसाना है और एक्यूज मतलब भी आरोप लगाना, ऑप्शन डी इज करेक्ट। प्लायबल, प्लायबल मतलब बहुत ही लचीला, जो आसानी से बेंड हो सके। सिनोनिम क्या होगा? फर्स्ट है सिवियर, सिवियर का मतलब होता है कठोर। प्रोबेबल मतलब संभावित।
रिजिड मतलब कठोर, मैलिएबल मतलब कि लचीला, किसी भी तरफ से मुड़ा जा सकता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। The firefighter summoned all her dash cowardice and rushed into the burning building. अब आप बहुत ज्यादा डरते हैं किसी चीज के, आपको आग से बहुत ज्यादा डर लगता है, किसी बिल्डिंग में आग लग गई, आपका कुछ इंपॉर्टेंट सामान या कोई आपका प्रियजन वहां पे फंसा हुआ है, आप अपना डर इकट्ठा करके उसको बचाने जाएंगे। अगर आपने सारा अपना डर, अपनी कायरता इकट्ठी कर ली तो आप और ज्यादा डर जाएंगे। आपको क्या इकट्ठा करना पड़ेगा? अपना करेज। करेज मतलब जो आपका बहादुरी है, साहस है, वो इकट्ठा करना पड़ेगा। फर्स्ट है एक्सपर्टीज। एक्सपर्टीज का मतलब होता है विशेषज्ञता। स्किल्स, स्किल्स मतलब आपका कौशल जो है। करेज, करेज मतलब साहस। और एरुडिशन, एरुडिशन मतलब कि किसी भी चीज के बारे में नॉलेज जो आपका है, इंटेलेक्ट है वो। तो आपने नॉलेज लेकर भी कुछ फायदा नहीं है, वहां पे आपको करेज भी चाहिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं